Hello guys, I am Sapna Kalra. I have completed my M.Com from Kurukshetra University and qualified it two times in commerce. And now I wanted to share some topics with you guys. सबसे पहले हम स्टार्ट करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो कि इम्पोर्टेंट होने वाला है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड फॉर नेट एस्पिरेंट जो भी कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं. सो गाइस आई थिंक दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू. आप कुछ नया सीखेंगे. यहाँ मेन बात करेंगे कंसेप्ट पे फोकस करेंगे यहाँ पे हम मेन. अब बिना देरी किए हुए चलते हैं हम आज के टॉपिक पे जिसमें हम बात करने वाले हैं. आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड उसके कुछ फंक्शन. लेट्स गेट स्टार्टेड. अब देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है. फाइनेंस होता क्या है. फाइनेंस क्या है. मनी. नो. फाइनेंस में बी डिफाइंड एज अ प्रोविजन ऑफ मनी एट द टाइम व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड. मतलब जब हमें रिक्वायरमेंट है मनी की. ओके. अब जो फाइनेंस है हम उसको मेनली डिवाइड करते हैं ट्रेडिशनली इसको टू पार्ट्स में, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस. पब्लिक फाइनेंस में क्या होता है. पब्लिक फाइनेंस में हम मेनली डील करते हैं विद द रिक्वायरमेंट receipt and disbursement of fund in the government institution like state, local, central government. जिसमें हम क्या होता है हम मेनली बात करते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की. ठीक है. और सेकंड है प्राइवेट फाइनेंस. प्राइवेट फाइनेंस में हम मेनली बात करते हैं रिक्वायरमेंट रिसिप्ट एंड डिसबर्समेंट ऑफ फंड इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल ए प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. अब देखो अगर हम बात करते हैं पर्सनल फंड्स की जो कि डील करता है किसमें पर्सनल फाइनेंस में. अगर हम बात करते हैं तो पर्सनल फाइनेंस में क्या होता है हम ये देखते हैं जो हमारी डे टू डे की एक्टिविटीज़ है. ठीक है. जहाँ पे हम पैसा लगाते हैं. मेनली हम देखो अब हम पैसा क्या करते हैं देखते हैं ना कि हमें कहाँ पैसा लगाना है, किस चीज़ पे कितना पैसा लगाना है, हमारे पास कितने फंड्स हैं, हमें कहाँ कितना पैसा लगाना है. और हम सेकेंडली अगर हम बात करें नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की. नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी होती हैं जैसे कि चैरिटेबल, रिलीजियस, एजुकेशनल एंड अदर सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. इसमें हम इनको इंक्लूड करते हैं. एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं बिजनेस फाइनेंस की. बिजनेस फाइनेंस क्या होता है. बिजनेस फाइनेंस कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस. इसमें क्या है ये एक प्रोसेस है क्या ऑफ रेजिंग, प्रोवाइडिंग एंड एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ ऑल द मनी और फंड टू बी यूज्ड इन ए कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेट एंटरप्राइज. ओके. अब बिजनेस फाइनेंस भी देखो. अब आपको पता है कि बिजनेस हम मेनली 3 लेवल पे करते हैं. हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं. या तो हम क्या कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरी फाइनेंस, पार्टनरशिप फर्म्स फाइनेंस एंड थर्ड वन इज कंपनी. अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरी की, सोल प्रोप्राइटरी में क्या होता है कि हम अकेले अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं. अ सिंगल इंडिविजुअल वही क्या करते हैं प्रमोट करते हैं, वही फाइनेंस कंट्रोल एंड मैनेज द बिजनेस एंटरप्राइज. जहाँ पे ये अकेले ही जो सारा रिस्क है वो अकेले बियर करते हैं. ठीक है. अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, जहाँ क्या होते हैं टू और मोर पर्सन होते हैं जो कि क्या करेंगे प्रमोट करेंगे, फाइनेंस करेंगे और मैनेज करेंगे बिजनेस को. अब इन दोनों में क्या होता है जो हमारी लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है. ठीक है. अनलिमिटेड मतलब अब देखो अगर मान लो आपने बिजनेस में 10 लाख लगा रखे. ठीक है. सपोज करो कुछ टाइम बाद आपको कुछ लॉसेज हो गए. ठीक है. अब जो 10 लाख लगा रखे थे अब वही क्या करोगे, एसेट आपने वही बेच दिया सारा बिजनेस. अब वो चले गया डाउन में जाके 6 लाख का. अब मार्केट में कितने 10 लाख. तो जो 4 लाख का आपको लॉस हुआ तो ये नहीं है कि आपको सिर्फ आपने जो पैसा लगा रखा है वही वही डूबेगा. नहीं. अगर मान लो अपने बाहर किसी के पैसे देने हैं, कोई लोन वगैरह देना है, कोई इंस्टीट्यूशन के देने हैं, तो आपको चाहे वो आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल करके देनी पड़े वो आपको देने पड़ेंगे. क्यों. क्योंकि यहाँ पे लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड. और वही अगर हम बात करें कंपनीज की, कंपनीज में आपकी लायबिलिटी क्या होती है लिमिटेड होती है. ठीक है. अब लिमिटेड कैसे होती है. अब देखो जैसे आपको पता होगा कि अगर आपने 100 रुपये का शेयर परचेज कर रखा है, अभी जैसे कि आपने देखा कि कंपनीज में शेयर के रेट क्या होगा गिर गए. अब कंपनी में जो शेयर होते हैं वही ओनर होते हैं. अब सपोज किसी कंपनी को लॉस हो जाता है और आपने उसके फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, शेयर ले रखे हैं. ठीक है. तो क्या जो कंपनी के क्रेडिटर है वो आपसे आके पैसा मांग सकते हैं. नहीं. वो
आपसे आके पैसे नहीं मांग सकते। आपकी लायबिलिटी सिर्फ कितनी है, जितने का शेयर है उतना पे करना है। सपोज आपने 100 रुपीज़ वाला शेयर ले रखा है, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 100 रुपीज़ तक है, उससे एक्स्ट्रा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपके 100 रुपये डूब जाएंगे, ठीक है। तो आपकी लायबिलिटी क्या होगी यहाँ पे, लिमिटेड। आपको सिर्फ उतने ही पे करने, उससे एक्स्ट्रा नहीं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अकॉर्डिंग टू J.L. Massey, financial management is the operational activity of a business that is responsible for obtaining and effectively utilizing the funds necessary for efficient operation. अब देखो इसमें क्या है, ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आप क्या करते हैं, बिजनेस रिस्पॉन्सिबल होता है जिसके लिए, किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑब्टेनिंग, कि पैसा आपको कहाँ से ऑब्टेन करना है और फिर उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज करना, ठीक है। जो कि फंड नेसेसरी हैं आपके किसके लिए, एफिशिएंट ऑपरेशन के लिए। सिर्फ ऑपरेशन नहीं, एफिशिएंट ऑपरेशन, मतलब आपको बिजनेस अच्छे से चलाना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोक्योरमेंट करेंगे, पैसा कहाँ से लाना है और फिर कहाँ उसको यूटिलाइज करना है, वो सब एक्टिविटीज इसमें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। अगर हम इसके अप्रोचेस की बात करें तो देयर आर टू अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोच एंड मॉडर्न अप्रोच। अब जो ट्रेडिशनल अप्रोच है इसमें क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं जो स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन है बस कन्फाइंड टू ओनली प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड नीडेड बाय ए बिजनेस ऑन मोस्ट स्टेबल टर्म। मीन्स आपको क्या करना है, सिर्फ फंड्स को प्रोक्योर करना है, मतलब आपको जितना पैसा चाहिए। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप पहले सबसे पहले क्या देखोगे कि आपको कितना पैसा चाहिए, वही पैसा पहले अरेंज करोगे, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर आपको 5 लाख चाहिए, इनका काम सिर्फ क्या है कि वो 5 लाख अरेंज करना, बस यहीं तक था इनका फंक्शन। उसको कैसे यूटिलाइज करना है वो इसमें कुछ कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर वही हम बात करें मॉडर्न अप्रोच की, मॉडर्न अप्रोच व्यूज फाइनेंस फंक्शन इन ब्रॉड सेंस। यहाँ पे हम ब्रॉड सेंस की बात करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोथ को इंक्लूड किया जाता है। बोथ क्या, रेजिंग ऑफ फंड एज वेल एज देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, मतलब कि आपको सिर्फ प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड नहीं करना, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज भी करना है बिजनेस में, ठीक है, जिससे आप मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सको। अब देखो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होता क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। अब सपोज आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आपने लगाए 1 लाख, ठीक है। मैंने आपको क्या कहा, आपने लगाए 1 लाख, आप उस पर अर्न कितना कर रहे हो, आप अर्न कर रहे हो 10,000, ठीक है। और सेम आपका कोई फ्रेंड है, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने लगाए 10 लाख, ओके। वो प्रॉफिट अर्न कर रहा है कितना, 50,000, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कि किसका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। अब कई लोग कहेंगे कि जो फ्रेंड है उसका उसका ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, वो तो भाई क्या है 50,000 कमा रहा है, ठीक है, और हम तो सिर्फ 10 कमा रहे हैं। लेकिन ये गलत है, मोर प्रॉफिटेबल आपका बिजनेस है। कैसे, अब आपने 1 लाख लगाए, उससे आप 10,000 कमा रहे हो, मीन्स कितना हुआ 10%। और वही सेकंड पर्सन जो आपका फ्रेंड है वो 10 लाख लगा के 50,000 कमा रहा है, दैट इज़ 5%, ठीक है। तो वो 5% अर्न कर रहा है, आप 10% अर्न कर रहे हो, तो किसका ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, आपका बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। ये होता है कि आप इफेक्टिवली कैसे बिजनेस में यूटिलाइज करते हो, ठीक है। फंड्स आपने रेज कर लिए, सिर्फ वहीं तक काम नहीं चलेगा, उसको इफेक्टिवली यूटिलाइज भी करना है, ओके। ट्रेडिशनल अप्रोच सिर्फ ये देखती थी कि प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड क्या है, ठीक है, कि कहाँ से हम ले सकते हैं पैसा, बस वहीं तक था काम उनका। लेकिन जो मॉडर्न अप्रोच है इसमें हम प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड के साथ साथ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पे भी फोकस करते हैं, ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं एम्स ऑफ फाइनेंस फंक्शन। एम्स क्या हैं फाइनेंस फंक्शन के, देखो हमारा फर्स्ट एम क्या होता है, एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड, एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड, ओके। अब देखो एक्वायरिंग सफिशिएंट फंड क्या होगा। अब आप बताओ, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले देखोगे कि आपको कितने पैसे की जरूरत है, आपको कितना फाइनेंस चाहिए, वो एसेस करोगे। आप देखना चाहोगे ना कि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, सबसे पहले देखो कि आपको ऊपर ठीक है इतना पैसा चाहिए, 10 लाख, सपोज कर आपने सोचा कि मुझे 10 लाख चाहिए। फिर आप देखोगे
कि पैसा लेना कहाँ से है, लोन लेना है, किसी से उधार लेना है, कैसे करना है, उसका स्टेबल सोर्स ऑफ रेजिंग, ठीक है, उसका स्टेबल सोर्स क्या है, कहाँ से आप रेज कर सकते हो। ओके, अब देखो मेन फोकस आपका यहाँ क्या रहता है कि सफिशिएंट फंड लेने चाहिए, मतलब कि अगर को 10 लाख की नीड है ना तो आप 10 लाख ही लो, ये नहीं कि 15 लेके बैठ जाओ, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप 10 लाख पे अर्न कर रहे हो, तो आप 15 लाख अगर ले लेते हो तो 5 लाख तो आपका वेस्ट पड़ा रहेगा, ठीक है, जिसकी आपको कॉस्ट तो बेयर करनी पड़ेगी, लेकिन आपको रिटर्न नहीं मिलेंगे। ओके, तो आप ये देखोगे कि आपको कितना पैसा चाहिए और फिर देखोगे कि आप कहाँ से ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। यही मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया ना, जैसे कि प्रॉपर यूटिलाइज करना, कि आपका यूटिलाइजेशन भी अच्छे से होना चाहिए, ठीक है। तो आप देखोगे, कंपेयर करोगे कितना पैसा चाहिए, उसी अकॉर्डिंग उसको अच्छे से यूज़ करोगे। प्रॉपर यूटिलाइजेशन में मेन चीज़ आप ध्यान रखना कि आपका मेन फोकस क्या होता है, कि आप वहाँ इन्वेस्ट करते हो जहाँ से आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ओके, फंड शुड बी यूज्ड इन सच ए वे दैट मैक्सिमम बेनिफिट इज डिराइव फ्रॉम देम। आप पैसा वहाँ लगाना चाहोगे जहाँ से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। ओके, नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। टू इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी सफिशिएंट फंड विल हैव टू बी इन्वेस्टेड। देखो हमने कहा कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना इसका एम है। अब प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी, अगर आपने सफिशिएंट फंड लगाए हैं तो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अभी जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिया कि वो पर्सन 10 लाख लगा के 50,000 अर्न कर रहा है, ठीक है। अब वो जो से 50,000 वो अर्न कर रहे हैं, हो सकता है कि उस बिजनेस में उसको 5 लाख की नीड हो, भाई 10% वो भी अर्न कर सकता था, ठीक है। तो उसे 5 लाख की नीड थी क्योंकि, और उसने लगाए 10 लाख। उसने सोचा कोई बात नहीं, हम एक्स्ट्रा पैसा लगाए थे, ठीक है। अब रिटर्न तो उसको 5 लाख भी मिलेंगे, अगर बिजनेस में नीड 5 लाख की है तो 5 लाख भी रिटर्न मिलने वाले हैं। तो जो 5% एक्स्ट्रा लगाया उस पर कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, उसकी वजह से क्या हुआ, कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ने की वजह से क्या होगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करते हो तो उससे क्या होगा, आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ आया, प्रॉफिटेबिलिटी कैसे बढ़ेगी। अब देखो अगर वो 5 लाख लगाता तो उससे उसकी कॉस्ट क्या होती, 5 लाख पे कॉस्ट बेयर करता, वो 10 लाख पे बेयर कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से क्या हुआ, उसकी कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। आप 10% अर्न कर रहे थे, वो 5% अर्न कर रहा था, अगर वो 5 लाख ही लगाता तो वो भी 10% अर्न कर सकता था, ठीक है। नेक्स्ट है मैक्सिमाइजिंग फर्म्स वैल्यू। अब देखो क्या कहा जाता है, ये जो फाइनेंस फंक्शन है ना, उसका मेन एम एक तो क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाना, और एक होता है मैक्सिमाइजिंग फर्म्स वैल्यू। अब कई क्या कहते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। क्या ऐसा सच में है कि सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने से फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है? नो, नॉट एट ऑल। डिसाइड प्रॉफिट टाइप ऑफ सोर्स जो कि यूज़ की जाए ना आपके बिजनेस में, आपने पैसा कहाँ से लिया है, कॉस्ट ऑफ फंड, कॉस्ट क्या होगी फंड्स की, ये सब फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं वैल्यू ऑफ फर्म को, ठीक है। तो ये जो अदर फैक्टर्स हैं ये सब भी अफेक्ट करते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को भी और हमारी फर्म्स की वैल्यू को भी। फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो सकती है अगर हम इन सब पे भी ध्यान देंगे। तो ये जो अदर फैक्टर्स आ रहे हैं ना, हम इन पे भी, जो फाइनेंस के फंक्शन होते हैं, इनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी फर्म की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्कोप क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। स्कोप में हम क्या पढ़ते हैं, देखो फर्स्ट क्या है, एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले हम वही जो मैंने आपको बताया पहले ही कि हम क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है, कि हमें कितना पैसा चाहिए। अब देखो आप क्या देखोगे, सबसे पहले आप बिजनेस स्टार्ट करो तो ऑब्वियसली यही देखोगे कि आपको कितना पैसा चाहिए। अगर मान लो आप फैक्ट्री को स्टार्ट करने वाले हो तो आप देखोगे कि फिक्स्ड एसेट में चाहिए, मान लो सपोज करो आपने देखा कि 40 लाख लग जाएगा फिक्स्ड एसेट में, और वर्किंग कैपिटल के लिए भी चाहिए आपको 10 लाख, तो आपने क्या लगाया, आपने एस्टिमेट लगाया कि आपको 50 लाख चाहिए बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। ये क्या होगा, एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है। नेक्स्ट क्या है, डिसाइडिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने ये तो देख लिया कि 50 लाख चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद देखोगे
कि काइंड एंड प्रोपोर्शन ऑफ डिफरेंट सिक्योरिटीज मीन्स आप ये देखोगे कि हमें रेज कहाँ से करने हैं फंड्स, जो फंड्स हैं हम वो कहाँ से लेना चाहेंगे और किस प्रोपोर्शन में लेंगे। प्रोपोर्शन मीन्स जैसे मान लो आपको मुझे चाहिए 50 लाख, तो मैंने कहा कि मैं क्या करूँगी, वेरियस काइंड से लॉन्ग टर्म से लेना है या शॉर्ट टर्म से लेना है। मैंने कहा कि मैं लॉन्ग टर्म ले लूँगी, लोन कितना, 40 लाख का। अब मैंने यहाँ क्या प्रोपोर्शन में डिवाइड कर दिया, क्या कि 40 लाख तो मैं लॉन्ग टर्म से लूँगी, 10 लाख में शॉर्ट टर्म से लूँगी, कैश बोरो कर लूँगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि सिक्योरिटीज किस टाइप की चाहिए, उनका प्रोपोर्शन क्या होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिंग ए सोर्स ऑफ फाइनेंस। फिर हम ये देखते हैं कि सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या होने वाला है। आफ्टर कैपिटल स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि सोर्स कौन सा यूज़ करना है हमें। एज यू नो वेरियस ऑप्शन आर देयर। अगर फाइनेंस नीडेड है शॉर्ट पीरियड के लिए तो हम क्या करेंगे, बैंक से ले सकते हैं, पब्लिक डिपॉजिट से ले सकते हैं, और जो अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ से ले सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास क्या होते हैं कि हम या तो इक्विटी इशू करेंगे या डेट से लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है हम ये सिलेक्ट करते हैं। हम सिलेक्ट कैसे करेंगे, देखो अगर मान लो आपको लगता है आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपको लगता है कि आप कॉस्ट इजीली पे कर सकते हो डेट्स की। डेट्स में एज यू नो कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स होती है, वो आपको देनी पड़ेगी, चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है। आपको जो इंटरेस्ट है वो तो पे करना पड़ेगा। तो वहाँ क्या है, रिस्क थोड़ा इसलिए बढ़ जाता है कि रेट फिक्स है लेकिन आपको नहीं पता प्रॉफिट कितने होने वाले हैं, ठीक है। तो आप पे कर पाओ या ना कर पाओ, आपको ऐसा लगता है तो आप क्या करोगे, आप चाहते हो नहीं नहीं मैं नहीं रिस्क उठा सकता, मैं कहाँ से पे करूँगा, अगर ना हुए तो प्रॉफिट, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इक्विटी इशू कर दोगे। इक्विटी में क्या होता है कि अगर प्रॉफिट हुए तो भी उनका, लॉस हो तो भी उनका, अगर प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, नहीं हुआ तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ रिस्क कम होता है, अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते तो आप इक्विटी इशू कर दोगे, ठीक है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, और इनके अलग से चैप्टर्स आएंगे जहाँ पे हम जो अदर इनके जो फैक्टर्स हैं ना वो सब डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी एक बार इनका मीनिंग पढ़ रहे हैं हम, जो भी इसके फंक्शन है, बाकी इनके सब के अलग अलग चैप्टर्स हैं जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है, सेलेक्टिंग ए पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब अपने सोर्स ऑफ फाइनेंस चूज कर लिया, आ गया पैसा तो आ गया। अब आप देखते हो कि पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है। A decision will have to be taken as to which assets are to be purchased। आपको देखना होगा कि कौन सी एसेट आपको परचेज करनी है। पहले हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, फिक्स्ड एसेट पे इन्वेस्ट करते हैं। उसके बाद जो पैसा बचा वो हम करंट एसेट में लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट के भी क्या है, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं आपके पास। अगर आप मान लो आप मशीन लेने जा रहे हैं, आगे बहुत सारे मशीन के ऑप्शन है। अब आप देखोगे आपका मेन जो फोकस रहेगा ना, आपका मेन फोकस जो रहेगा वो इस पे रहेगा कि आपको इन्वेस्ट करने वहाँ जहाँ पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिले, ठीक है। अब देखो नॉर्मली बात बताओ, अगर आप शॉपिंग करने जाते हो तो आप क्या चाहते हो कि जहाँ से आपको रिटर्न तो क्या मिले, मैक्सिमम मिले, ठीक है, और कॉस्ट क्या आए, मिनिमम आए, ठीक है। अगर मान लो कहीं पे आपको कोई दे रहा है 2% इंटरेस्ट रेट पैसा लगाने का और कोई दे रहा है 5%, तो आप कहाँ लगाना चाहोगे, ऑब्वियसली 5% में, ठीक है। तो मतलब कि आप कहाँ लगाना चाहते हैं पैसा, कहाँ इन्वेस्ट करोगे जहाँ से आपको मैक्सिमम रिटर्न आए। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। प्रॉपर कैश मैनेजमेंट क्या है, अब देखो कैश को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। प्रॉपर कैश मैनेजमेंट का मतलब होता है, मेनली देखो हम इसमें क्या देखते हैं कि हम कहते हैं कि जो कैश है ना, नाइदर देयर इज शॉर्टेज नॉर इट इज़ आइडल। ना तो शॉर्टेज होनी चाहिए कैश की, ना ही आइडल होनी चाहिए। आइडल मीन्स ज़्यादा, ठीक है। शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए, पहले तो ये देखो कि शॉर्टेज की होनी चाहिए। देखो अगर मान लो अगर बस कैश की शॉर्टेज हो गई तो क्या होगा, आप टाइम पे सप्लायर को पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, टाइम पे वेजेस नहीं दे पा रहे हो। अब एक बार बताओ, अगर मान लो आप टाइम पे सप्लायर को पैसा नहीं दे पा रहे हो तो क्या नेक्स्ट टाइम वो आएगा आपको माल सप्लाई करने, नहीं आएगा। उससे क्या होगा, आपकी गुडविल जो है वो कम हो सकती है, आपकी क्रेडिट वर्थिनेस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। ओके, तो इसीलिए आप क्या कहते हो कि एडिक्वेट आपके पास कैश होना चाहिए, ठीक है, कैश की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। और सेकंड हम कहते हैं क्या कि कैश आइडल भी नहीं होने चाहिए। अब आइडल नहीं चाहिए, आप कहोगे ज़्यादा है तो उसमें क्या दिक्कत है, नहीं भाई नहीं, उसमें भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, अब एक बात बताओ, अगर आपके पास
आप कहो कि 10 लाख में एक्स्ट्रा जेब में रख लेता हूँ, ठीक है, कैश रख लिया आपने, उस पर आपको कोई रिटर्न मिल रहा है नहीं। अगर आपको कहीं और इन्वेस्ट कर देते तो उससे क्या होता, आपको रिटर्न मिलता, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो जैसे हमने लास्ट बात की थी कि हमने 5 लाख एक्स्ट्रा रखे हुए थे, ठीक है, 10 लाख की नीड ही नहीं थी उसको बिजनेस में, आपके फ्रेंड को जो उसने बिजनेस स्टार्ट किया था उसको 5 लाख की नीड थी, लेकिन उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो 10 लाख रख लेता हूँ। अब जो 5 लाख एक्स्ट्रा रखे हैं उसका कोई वो यूज़ नहीं कर रहा था, उसके पास एक्स्ट्रा पड़े थे वैसे ही ओके। तो अगर मान लो वो जो उसने 5 लाख एक्स्ट्रा रख रखे हैं उसकी कॉस्ट तो उसको पेयर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं कि आइडल ही होनी चाहिए, क्योंकि घर में कैश रखा हुआ है तो कैश तो बढ़ेगा नहीं खुद से, ठीक है, तो उसकी वैल्यू तो उतनी रहेगी, तो उसमें जो रिटर्न मिल सकते हैं ना, आप उनको लूज़ कर रहे हो, ओके। तो हमें क्या करना है, एडिक्वेट कैश रखना है। नेक्स्ट क्या है, इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल। अब फाइनेंशियल कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं लाइक बजटरी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, ये सब यूज़ किए जाते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने के लिए। हम परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करते हैं और फिर ये देखते हैं कि परफॉर्मेंस जो अप टू द मार्क है या नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो हम करेक्टिव एक्शन लेते हैं उसके लिए। नेक्स्ट एंड लास्ट इज प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेज। अब सरप्लस क्या होते हैं, हमारे प्रॉफिट। अब देखो इसमें हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारे सरप्लसेज हैं, जो प्रॉफिट है, उसको हमें प्रॉपर कैसे यूज़ करना है। अब हमारे को मान लो प्रॉफिट हुआ है, अब यहाँ पे जो हमारा मेन रहता है ना, जो मेन बेस्ट पॉलिसी रहती है वो क्या रहती है, फ्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। फ्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट का मीन्स क्या होता है कि प्रॉफिट हम वैसा, जितना हमें प्रॉफिट हो ना हम वापस लगा दें, उसमें वापस लगाएं और उससे हमारे प्रॉफिट बढ़ जाए। फ्लफिंग बैक, फ्लफ हो गया है हमारे पास, ठीक है। अब देखो कैसे है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अब मान लो आपने बिजनेस में लगाया 1 लाख, ओके। अब 10% आपको पता है कि आप रिटर्न ले रहे हो अच्छे से, ठीक है, मतलब कि 10,000 कमा रहे हो। अब आपके पास 10,000 है, आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप क्या करो, वो 10,000 वापस अपने बिजनेस में लगा दो, या फिर कहो भाई प्रॉफिट हो या उड़ा लो, ठीक है, आप खर्च कर लेते हो पैसा। अब आप वो 10,000 खर्च कर रहे हो, ये भी ऑप्शन है। और सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास, क्या वही पैसा बिजनेस में वापस लगाओ। अब अगर मान लो आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो, आपको पता है आपको बिजनेस को एक्सप्लोर करना है, उसके लिए आप चाहो तो 10,000 मार्केट से भी उधार ले लो, कोई बात नहीं है, अगर पैसा चाहिए तो कोई बात नहीं, मार्केट से उधार ले लो, आप तो 10,000 खर्च लो अपने, ठीक है, 2 ऑप्शन है ना। आप क्या करते हो, अगर वो 10,000 अपने बिजनेस में लगा देते हो वापस, जो प्रॉफिट हुआ था, तो उससे क्या होगा, नेक्स्ट ईयर आप जो पहले वाला 1 लाख लगाया था उस पर तो 10,000 कमाओगे, प्लस जो आप 10,000 लगाया उस पर 10% कितना हुआ, 1,000। तो नेक्स्ट ईयर आपके प्रॉफिट कितने होंगे, 11,000। देखा, इससे क्या हुआ, आपके प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, ओके। और बाकी कंपनीज में ये कैसे होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा उसमें, ओके। थैंक यू गाइस, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, पसंद ना आई हो तो डिसलाइक करना, और डिसलाइक क्यों किया ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। अगर कोई और सजेशन है तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर आपको लगता है किसी और के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है, वीडियोस हेल्पफुल हो सकती है, तो आप इसे ज़रूर शेयर करना और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करना। थैंक यू गाइस।